स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे क्योंकि भारत के मौलिक अधिकार हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 में 12 से 35 तक जो फैला हुआ उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करेंगे कि इनका उत्पत्ति विकास कैसे हुआ और मौलिक अधिकारों का सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार के क्या प्रकार हैं और उसका नेचर क्या है। तो सर्वप्रथम देखें उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में देखेंगे तो कहाँ से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की, मौलिक अधिकारों में घोषणा की कि उनके की जो चर्चा हुई है, उसकी ये जो प्रवृत्ति जो है प्रारंभ हुई, सबसे पहले यह ब्रिटेन में दिखाई देता है। ब्रिटेन के अधिकार अधिनियम जो 1689 में लाया गया, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जहाँ पर एक निरंकुश शासक को जो है रिप्लेस किया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इसका कैरेक्टर मूल रूप से था कि व्यवस्था में परिवर्तन हो गया था। अब वहाँ पर प्रजातांत्रिक, खास करके संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी और उसी समय जो है अधिकार अधिनियम, बिल ऑफ राइट्स प्रस्तुत किए गए। मनुष्य के जो मूलभूत अधिकार हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकार शामिल थे। इसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 1789 में संविधान लागू किया गया, लेकिन soon they realized that a very important part is missing, और that was the डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उन्होंने जो है तुरंत ही संविधान में संशोधन जो है 10 संशोधन के माध्यम से बिल ऑफ राइट्स, मनुष्य को दिए जाने वाले आधारभूत अधिकार, जो स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध जो है प्रोटेक्शन, इस तरह के जो अधिकार हैं उसको इन्होंने शामिल किया। इसी तरह की घोषणाएं सबसे पहले जो है 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के दौरान हुई। 1789 में जब वहाँ के राजा के विरुद्ध क्रांति हुई, सबसे महत्वपूर्ण क्रांति, जहाँ से राजतंत्र को समाप्त करके वहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित किया गया है। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो है इंक्लूड किया गया वहाँ के संविधान में, और इसे हम मानव अधिकार की घोषणा कहते हैं। इसमें भी जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जो आदर्श थे, इसके आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो समानता है उसको उत्तरित करते हुए हर प्रकार की स्वतंत्रता को जो है इसमें शामिल किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन तीनों घटनाओं ने मिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकार को स्थापित किया और इन्हीं जो है के आधार पर संसार के अन्य देशों में मानवाधिकार की घोषणा की परंपरा की शुरुआत हुई। भारत में भी जब रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया, तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को जो है असीमित अधिकार दिए गए। हर क्षेत्र में मानव अधिकार को कर्टेल किया गया और सरकार के अधिकारों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के अरेस्ट किया जाना, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना, उन्हें बंदी बना लेना, नज़रबंद कर देना, इस तरह की जो है प्रवृत्तियां जो है देखने को मिली, जिसके विरुद्ध भारत के लोगों ने संगठित होकर के गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन भी करा। अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद और जो है इस प्रकार के अत्याचारी निरंकुश जो एक्ट है उसको वापस लेने की मांग की। यहाँ से जो है भारत में नागरिक स्वतंत्रता या नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना जागृत होती है। उसके बाद नेहरू कमीशन 1928 में बनता है, जब भारतीयों को ये चैलेंज किया जाता है कि आप जो है अपने लिए कोई संविधान या नियम विधान का निर्माण नहीं कर सकते। साइमन कमीशन के संदर्भ में, जो साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, तो इस तरह से चुनौती फेंकी जाती है
और तब जो है नेहरू कमीशन 1928 में बनता है, जिसके द्वारा पहली बार जो है इन्होंने घोषणा की कि जो है नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। कांग्रेस द्वारा 1931 में भी एक प्रतिबद्धता जो है जाहिर की गई, किसके प्रति? नागरिक अधिकारों के प्रति, कि जो है लोगों का शोषण से मुक्ति होनी चाहिए, लोगों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मिलने चाहिए। तो एक परंपरा सी बन गई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब हर स्टेप पर, हर जो है स्तर पर नागरिक अधिकारों को सम्मान दिया जाने लगा, या नागरिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता, उसके प्रति जो है निष्ठा व्यक्त की जाने लगी। और इसी प्रकार जो है इतिहास से गुजरते हुए एक वो क्षण आता है जब भारत को अपना संविधान बनाने का मौका मिलता है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। बैठक के बाद जो है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि मौलिक अधिकारों के कई प्रारूप जो है यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, है ना, उनके द्वारा फाइनली जो है वो एक ड्राफ्ट पेश किया जाता है मौलिक अधिकार के रूप में। इसी समय जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, तभी जो है दिसंबर 1948 में यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों की घोषणा, चार्टर जो है वह साइन किया जाता है, उसको जो है सर्कुलेट किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों से ये कमिटमेंट की मांग की जाती है कि अपने देशों में नागरिक अधिकारों की न केवल घोषणा करेंगे, उनको लिपिबद्ध करेंगे, बल्कि उन्हें संरक्षित करने के उपाय भी करेंगे। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के भारतीय संविधान सभा जो राष्ट्रीय स्तर की थी, दोनों स्तर पर मानवीय अधिकार या नागरिक अधिकार के प्रति जो है प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। और इस प्रकार से एक वातावरण बन जाता है कि भारत में भी मौलिक अधिकारों की घोषणा की जाए। और जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके हस्ताक्षर होते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 में जो 12 से लेकर के 35 तक फैला हुआ है, उस सारे महत्वपूर्ण अधिकार जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, या जिन्हें जिन्हें जो है बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फ्रांस और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स या डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स से लिए गए अधिकार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन से लिए गए अधिकारों, सभी को मिला करके भारतीयों के लिए एक चार्टर जो है वो अध्याय 3 में शामिल किया गया है। केवल शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि इन अधिकारों को अन्य अधिकारों जो है संविधान या विधान के द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों से ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से एक लंबे परंपरा और लंबे संघर्ष के बाद, मुख्य रूप से भारत में स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष के बाद जो है नागरिकों को वह अधिकार मिले जिनसे वह अब तक वंचित रहे थे। तो ये जो अध्याय 3 में जो अधिकार है 12 से 35 तक, मुख्य रूप से 14 से 32 तक जो नागरिकों के अधिकार हैं, और जो मौलिक रूप से 7 प्रकार के अधिकार थे, जो 40वें संशोधन के पश्चात 6 प्रकार के अधिकार रह गए, इन अधिकारों का महत्व क्या है, हम पहले ये जानने का प्रयास करें, फिर हम जो है नागरिक को इन अधिकारों का के प्रकार क्या हैं उसकी तरफ जो है अपनी चर्चा को मोड़ेंगे। तो पहली चीज़ ये कही जाती कि ये अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास और व्यक्ति की गरिमा से जुड़े हुए। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि व्यक्ति के अधिकार से नागरिकों को, मनुष्यों को वंचित किया जाएगा, तो न तो मनुष्य के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, और न ही मनुष्य की गरिमा को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है
और जो मनुष्य मनुष्यत्व को लेकर के विकसित होना चाहता है, यदि ऐसा वातावरण तैयार करना है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है, तो हमें जो है उन्हें कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करने होंगे जो जिसको कभी लॉक ने प्राकृतिक अधिकार कहे थे, जिस अधिकार के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति ने व्यक्ति को दिया है, किसी राज्य ने किसी संस्था ने व्यक्ति को नहीं दिया, बल्कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों को स्वीकार्यता प्रदान की है और राज्य का केवल इतना दायित्व है कि वह उसे कानूनी या संवैधानिक आवरण प्रदान करता है। तो मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये अधिकार उन्हें दिए गए। दूसरी चीज हम जानते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद जब हमने स्वतंत्रता से मुक्ति पाई, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और हम स्वतंत्रता के बाद जो देश में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो प्रजातांत्रिक है, उस प्रजातंत्र को न केवल स्थापित करने के लिए बल्कि उससे विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता थी और ये मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, संगठन निर्माण की स्वतंत्रता। ये वो स्वतंत्रताएं हैं जिनके अभाव में व्यक्ति इस जो है वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, ओपिनियन बिल्डअप नहीं कर सकता। और जो ओपिनियन बिल्डअप नहीं कर सकता, किसी भी विषय के संदर्भ में अपने 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 विचार व्यक्त नहीं कर सकता, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकता, तब तक प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि प्रजातंत्र का मर्म क्या है? इट इज गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, चर्चा और परिचर्चा के आधार पर जो है शासन व्यवस्था। इट इज अ गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों के आधार पर। तो प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करेंगे? चुनाव करने के लिए हमें जानना पड़ेगा और कि वो कौन, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रजातंत्र का जो आधार है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो नींव है, वो इन्हीं अधिकारों पर रखी जाती है। उन अधिकारों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। तीसरी जो विशेषता है कि मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप सीधे उच्चतम न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका में याचिका जो है दायर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 की ये व्यवस्था है। संवैधानिक उपचार के द्वारा से व्यक्तियों को ये अधिकार दिया गया है, नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि ये मौलिक अधिकार जो अध्याय 3 में जिनका वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, ये अधिकार यदि उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं तो आप याचिका के माध्यम से याचिका को जो है उच्च न्यायपालिका या उच्चतम न्यायपालिका में सीधे दायर कर सकते हैं और अपने केस को रिप्रेजेंट करके उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि न्यायपालिका को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि वह इन अधिकारों को लागू करवाए। एक और परिस्थिति जो बाद में उभर करके सामने आई कि एक नवीन परिस्थिति कि वो लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या अधिकार है और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा सकता है। तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो बौद्धिक रूप से जागृत है, जो जागरूक व्यक्ति है, जो अधिकारों के बारे में जानता है, वह भी जो है उनके बदले जो नहीं जानते कि उनके क्या अधिकार है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उनके बदले वह कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। तो जनहित याचिका जिसके रूप में जिसे जाना जाता है, कोर्ट ने इसे एक लेजिटिमेट तरीका के रूप में स्वीकार किया है कि नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी किसी के बदले जो है वह कोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तीसरी और स्थिति है कि यदि न तो व्यक्ति जिसका अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और न ही कोई अन्य व्यक्ति जो जागरूक है और जो देख रहा है, बल्कि तीसरे तरीके से भी कि यदि कोई रिपोर्ट छपी है, रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि किसी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्ति समूह के नागरिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट सुओ मोटो भी, स्वयं से भी जो है
और संज्ञान लेकर के और केस दर्ज करके उसकी सुनवाई कर सकता है, जैसा कि रिसेंटली अभी एक यूपी के केस में देखने को मिला, जहां यूपी के उच्च न्यायपालिका ने जो है हाथरस में केस हुआ था, हाथरस रेप कांड, उसमें जो है स्व संज्ञान लेते हुए सरकार को तलब किया था और नागरिक अधिकारों की रक्षा की थी। तो यह एक इसकी विशेषता है। एक और अन्य विशेषता है कि सभी नागरिकों को एक समान मौलिक अधिकार दिए गए, सभी को एक समान अधिकार है, एक ही प्रकार का के अधिकार हैं और एक ही प्रकार की आइडेंटिटी है, एक ही प्रकार की पहचान है। सभी को नागरिक मानते हुए समान रूप से जो है ये अधिकार दिए गए हैं। कोई विशेष वर्ग बनाने की व्यवस्था नहीं। हाँ, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को या बच्चों को या समाज के कमज़ोर वर्गों को कोई विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन वो बुद्धि सम्मत भी है, तर्क सम्मत भी है और न्याय सम्मत भी है। तभी जा कर के जो समाज के वो वर्ग हैं जो वल्नरेबल हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको जो है विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसा महसूस किया गया, तो उनको उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। एक और विशेषता जो हमें दिखाई देती है वह है कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। कुछ अधिकार जो है देश के रहने वाले, सीमा में रहने वाले सभी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक है चाहे वो नागरिक नहीं है, जैसे समानता का अधिकार है ना, आर्टिकल 14 में जो है व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का, समान संरक्षण का अधिकार, ऐसे अधिकार सभी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार जैसे आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल नागरिक को उपलब्ध है। जो धर्म से संबंधित अधिकार हैं केवल नागरिकों के लिए जो है उपलब्ध हैं। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो पूरे मानवता वह देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके लिए है, जबकि कुछ अधिकार जो हैं वो केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है। एक और विशेषता है कि ये अधिकार निश्चित रूप से राज्य के विरुद्ध है, ये सारे के सारे राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। ये इस मान्यता पर आधारित है कि ये अधिकार राज्य ने नहीं दिए हैं, बल्कि समाज में व्यक्ति और व्यक्ति की स्वीकार्यता ने विकसित किए हैं, उसे जो है संकलित किया है, और राज्य ने उसे केवल जो है आवरण प्रदान किया है, राज्य उसे संरक्षण प्रदान करता है। और इसीलिए जो है अध्याय 3 में जो अनुच्छेद 12 की शुरुआत होती है उसमें राज्य को परिभाषित करने का काम किया गया। पहली जो है ये अकेला आर्टिकल है जो भारत के राज्य को परिभाषित करने का प्रयास है, चूंकि इसलिए ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक था चूंकि उसके बाद जो अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है उसको जो संरक्षण दिया जाएगा, तो संरक्षण देते समय कि कहाँ से इन अधिकारों को अतिक्रमण की संभावना है उसे ही संरक्षण दिया जाना। इसीलिए आर्टिकल 12 में संविधान ये परिभाषित करता है कि राज्य का मतलब क्या है, और इस राज्य की परिभाषा में दो संस्थाओं को शामिल करता है, एक कार्यपालिका है और एक व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप यदि किया जाता है, आर्टिकल 13 ये कहता है यदि इस अध्याय में दिए गए अधिकारों में कोई कमी की जाती है, कटौती की जाती है, इसकी प्रकृति का परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे कानून, ऐसे आदेश जो है रद्द समझे जाएंगे। तो राज्य की दो प्रमुख संस्थाओं से इसे बचाने की कोशिश की गई है। एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक और रिमार्केबल चीज़ है कि बचाने की कोशिश अवश्य की गई है, परंतु ये अधिकार जो है वो अमेंडेबल है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और संशोधन का अधिकार जो है 368 के अंतर्गत विधायिका को दिया, संसद को दिया गया। तो संसद इस जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि संसद जो है इस अध्याय में अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट के माध्यम से परिवर्तन कर सकती है। सामान्य कानून के द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, अमेंडमेंट के द्वारा इसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रतिबंध है कि अमेंडमेंट या संशोधन इस प्रकार का नहीं हो जिससे इस अध्याय के बेसिक स्ट्रक्चर
जिसको आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो देयर हैज बीन ए बैलेंस इज स्ट्रक, है ना, बिटवीन अमेंडेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अमेंड किया जा सकता है बट टू ए सर्टेन एक्सटेंट, नॉट टू दैट एक्सटेंट वेयर यू कैन चेंज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप इसके नेचर को नहीं बदल सकते। और उसको उन्होंने, जो है सुप्रीम कोर्ट ने शब्द का जो इस्तेमाल किया है वह है आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। तो अमेंडेबिलिटी है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके चरित्र को बदला नहीं जा सकता। एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है इसके चरित्र के संबंध में कि कुछ अधिकार, मूल रूप से ये अधिकार तो राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ अधिकारों में ये अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध है। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में बेगार, फोर्स्ड लेबर या मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया, या फिर 14 वर्ष के से कम बच्चे को जो है हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम पे न लगाया जाए। ये किसके विरुद्ध है? व्यक्ति के विरुद्ध है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के विरुद्ध, जैसे एक और चीज़ अनटचेबिलिटी को भी जो है अमान्य घोषित किया गया। ये सारी चीज़ें, ये अधिकार किसके विरुद्ध है? व्यक्ति के विरुद्ध। जो अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस बाय वन इंडिविजुअल अगेंस्ट द अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, उसको प्रतिबंधित किया गया। उसी तरह से बेगार जो है एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह से दूसरे व्यक्ति समूह के द्वारा लिया जाता है, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो बहुत सारे अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध न होकर के व्यक्ति के विरुद्ध है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस, महत्व हैं मौलिक अधिकारों के। तो इन महत्वों के आधार पर जो है हम इनके वैल्यू को समझते हैं। आगे हम जो है भारतीय मौलिक अधिकार के प्रकार की चर्चा करें।